ओके, तो ये सब बातें काम नहीं आएगी, काम आएगी पढ़ाई। तो होमवर्क था, होमवर्क हो गया होगा, कुछ था नहीं, ठीक है। एक स्टूडेंट अभी भी नहीं आया है। वो नहीं आएगा। अच्छा, नहीं आएंगे आगे से, ठीक है। मतलब आज नहीं अच्छा, आज नहीं आएगा, ठीक। तो हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 37। स्टार्ट क्वेश्चन से। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज की छोड़ना मतलब दिक्कत है। जनवरी 2021। ठीक है, बड़े। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, देखो, जैसा मैं चाहता हूं, मैं जितनी मेहनत सीए फाइनल में देता हूं, उतनी मेहनत अगर आपको दे दिया हो ना, मजा आ जाएगा। उतनी मेहनत का समझ रहे हो कि मतलब क्या है? मतलब ये है, अभी हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल चल रहा है, सारा खत्म हो जाएगा अक्टूबर से पहले। पहले टारगेट ये अक्टूबर में खत्म करना, दिवाली हम फ्री होके मनाएंगे। अब खत्म हो गया, उसके बाद थोड़ा आप एंजॉय करोगे। अब सवाल ये होता है, आपका कब पेपर है? जनवरी। अब यार, जैसे मैं सी वालों को पढ़ा रहा हूँ, आपके याद नहीं करना, बाकी लोग भी, ठीक है। तो अब सी वालों को पढ़ा रहा हूँ, सी फाइनल वालों को, तो उनका जैसे एक चैप्टर है, जैसे हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत दिनों से चल रहा है, कुछ ना करते हुए भी 15 घंटे का चैप्टर, 15 से 20 घंटे का चैप्टर हो जाएगा। अब यार, जब रिवीजन करोगे ना, तो मुझे मालूम है कि कहाँ कहाँ फंसते हो। तो क्यों ना ऐसा हो जाए कि 2 घंटे में मैं यहाँ बैठ, कॉपी आपकी रहेगी, मेरे पास बोर्ड नोट्स है इसका, तो सामने मैं आपको रिवीजन करवाते चलूंगा, आप रिवीजन करते हुए चलोगे, कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगा, आप वो होमवर्क कर लोगे। इट मीन एक चैप्टर 2 घंटे में खत्म, मजा आ जाएगा। अगर ऐसा रिवीजन हो जाए, टेस्ट रिवीजन टेस्ट, अभी तो साथ साथ टेस्ट चलेगा, जैसे ये चैप्टर होगा टेस्ट, फिर रिवीजन, फिर 1 महीना आराम से गैप कर लो, दिसंबर जनवरी में पेपर है तो रिवीजन स्टार्ट होगा, या फिर अक्टूबर में क्लास खत्म होती है, 15 तारीख तक थोड़ा सा दूसरे सब्जेक्ट खत्म करते, फिर रिवीजन करते, और करीब 10 दिन में हम पूरा एफएम खत्म कर लेते हैं। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि रिवीजन में, मैं अभी शाम को लेता हूँ ना रिवीजन, तो बच्चों का कहना, सर हमारी तो हालत खराब हो गई थी, एक सब्जेक्ट 40 घंटे का, कैसे रिवाइज करें, हम पूरा भूल चुके हैं, क्या था क्या नहीं था भूल चुके हैं। पर जब मैं सामने आता हूँ, बताता हूँ, यार ये याद करो, यहाँ आरवी माइनस इसमें ये गलती हुई थी, गलती से डिवाइडेड बाय 2 ऊपर लिख देते हो, जबकि नीचे लिखना है, करवाते हुए चलूंगा, मजा आ जाएगा आपको। ऐसे ही कुछ करने वाले, पूरी फुल मेहनत रहेगी मेरी। तो क्वेश्चन नंबर 37, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ पी क्यू आर। 37 बनाया था कि नहीं बनाया? नहीं बनाया है ना? उसमें ऐसा टिक कर लेना जो शीट दिया, ताकि हमको पता रहे कि कौन सा क्वेश्चन बच गया होगा, ठीक। 37। तो भाई पी क्यू आर लिमिटेड का इन्होंने कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और इसमें 10% डिबेंचर है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, और इक्विटी शेयर्स है। क्या इसमें आपको रिटर्न अर्निंग दिख रहा है? नहीं, तो टेंशन खत्म। एडिशनल इंफॉर्मेशन में, ओहो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल ध्यान से समझना। 100 रुपए पर डिवेंचर, रिडीमेबल एट पार, आर भी दिया हुआ। फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है? 2%। और 10 ईयर क्या है? मैच्योरिटी। और फिर यहाँ अलग से एक बात लिखा है, द मार्केट प्राइस पर डिवेंचर इज ₹110। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा। ऐसे प्रेफरेंस शेयर के विषय में भी दिया हुआ सब कुछ वही। आगे बढ़े, इक्विटी शेयर 4 रुपए क्या चीज है? फ्लोटेशन कॉस्ट। मार्केट प्राइस कितना? फॉर 25। और नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड मतलब D1। और ग्रोथ रेट कितना दिया है? 5%। द फर्म हैज प्रैक्टिस ऑफ पेइंग ऑल अर्निंग इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ठीक। टैक्स का रेट कितना है? 30%। WACC निकालना है। तो जनवरी 2021 में आया था। WACC निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलो, तो काम कर रहे हैं, और हम निकाल रहे हैं स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लिखोगे वर्किंग नोट नंबर 1, साथ साथ करेंगे इस क्वेश्चन को। दस नंबर का क्वेश्चन आया था भाई, सब ये ना, वर्किंग नोट नंबर 1। स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
पहले क्या निकाले, के का फॉर्मूला, के इज इक्वल D1 E0 प्लस जी। D1 कितना, D1 2 द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज 2, 2 रुपए हो गए। P0 कितना, सोच समझ के बोलना। 21 वैसे तो P0 25 है, शेयर इश्यू कर रहे हैं ना यार। अगर ये KR निकालना होता ना तो नीचे 25 ही लिखते हैं, पर यहां तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, मतलब 25 माइनस 4 प्लस ग्रोथ रेट कितना है 0.05। 14.5 14.52। ठीक है, बस ये जो शब्द लिखा है, द फर्म हैज प्रैक्टिस ऑफ पेइंग ऑल अर्निंग इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, ये क्या कहना चाहता है? तो आपका ये कहना है, वो ये कहना चाहता है कि सर जो अर्निंग है पूरा डिविडेंड के रूप में दे देता है, इसलिए यहाँ क्या नहीं दिखाई दे रहा है, रिटर्न। अब मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलूंगा ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। ग्रोथ क्या होता है सर, बी इंटू आर। बी का मतलब सर देखो, जो कमाया उसमें से डिविडेंड दिया, जो बचाया उसको इन्वेस्ट किया, उसको बोलते थे बी, और इन्वेस्ट करते थे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में, और जो आया वही तो ग्रोथ होता है, याद है? क्या कुछ बचा रहे हो क्या? नहीं। क्या जितना कमा रहे हो सब बांट दे रहे हो, तो ग्रोथ है क्या? हाँ है ना, ये तो लिख रहे हो। हमारी अर्निंग्स में कितना ग्रोथ हो रहा है वो ऐसा हाँ, आप ऐसा समझ लो, आप बी इंटू आर के चक्कर में जाओगे ना, समझना बी इंटू आर मतलब ग्रोथ रेट निकलता था ना, और बी का मतलब होता था रिटर्न, जो रिटर्न कर रहे हो उसको रीइन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो बच्चों का ये कहता है सर ये तो अजीब सी बात बोल रहा है, यहाँ ग्रोथ बता रहा 5% और यहाँ बोल रहा कि यार कुछ बचा ही नहीं रहा है, तो फिर कैसे हो सकता है? तो ग्रोथ रेट निकालने के दो तरीके थे, एक तो था सस्टेनेबल ग्रोथ और एक होता था कंपाउंडेड ग्रोथ। तो हो सकता है ये कंपाउंडेड ग्रोथ। ये बस ये बताने की कोशिश कर रहा है ये रिटर्न अर्निंग नहीं है, जो आप पहला इंटरप्रेट किया ना वही है। सर इतना दिमाग चल सकता था, चलेगा चलेगा, जब आगे रिवीजन आएगा ना तो कहोगे हाँ सर ये कैसे हो गया। चलो दूसरा क्या निकाल लेंगे, केडी। फॉर्मूला बड़ा वाला फॉर्मूला, छोटा वाला क्या, ईयर दिया है क्या, ईयर दिया है, ईयर दिया है तो बड़ा वाला I 1 माइनस टैक्स प्लस RB माइनस NP डिवाइडेड बाय N, और RB प्लस NP डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। केडी 100 रुपए का 10% यहाँ लिखा है, ठीक, 100 रुपए का 10%, 10, और टैक्स का रेट शायद आगे लिखा है, ये लिखा है टैक्स का रेट कितना परसेंट, 30%। बस रिडीमेबल वैल्यू कितना, 90 एट पार, तो कितना आएगा, 100 ही आएगा यार, माइनस नेट प्रोसीड्स। 90 नहीं सर 90 हाँ रिडीमेबल एट पार है, वो तो 100 रुपया है, ठीक है। 18 होगा, नहीं नहीं 108,
110 में से क्या माइनस करना है? 2%। बाहर पे कर रहा हूँ, बाहर का 2%, 110 का 2%। 102 किधर से आया? 110। पहली बात कि इश्यू कितने में कर रहा है? बताया नहीं है तो मार्केट प्राइस बोला है तो अपन 110। जनरली मार्केट प्राइस पर इश्यू करते हैं। आप सुना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है, हालांकि बात अजीब सी लगेगी। अगर मार्केट प्राइस नहीं दिया होता और इश्यू प्राइस दिया होता, सर अगर मार्केट प्राइस नहीं दिया है और इश्यू प्राइस दिया हुआ है, तो जब हम मार्केट वैल्यू वेट से करते थे तो इश्यू प्राइस को ही क्या ले लेते थे? मार्केट प्राइस। बट इस क्वेश्चन में क्या इश्यू प्राइस दिया है? नहीं। कितने में इश्यू किया? मार्केट प्राइस दिया है क्या? हाँ। तो फिर एक काम कर सकते हैं, क्या जो इश्यू प्राइस है उसी को क्या ले सकते हैं? मैं जो बोल रहा हूं उसी को क्या ले सकते हैं? ICAI नहीं लेता है। कहानी बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कुछ नहीं दिया है तो इश्यू एट पार समझ लेना। तो सर ये मार्केट प्राइस दिया क्यों है सर? बोले यहां जो हम WACC निकालेंगे ना, मार्केट वैल्यू वेट, उसके लिए सर ये रटना पड़ेगा कि हाँ जी मैं सहमत नहीं हूं इससे, पर ऐसे सारे ही क्वेश्चन में ऐसे कर रखा है। कहानी काम की बात। सर अगर किसी क्वेश्चन में इश्यू प्राइस दिया है, हिंदी कैसी है आपकी? अगर, वैसे लिखा था ना जो हमको समझ में है। अगर क्या दिया है? इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस दिया है, आप इसको अंग्रेजी में लिख लेना है। अगर इश्यू प्राइस दिया है बट मार्केट प्राइस नहीं दिया, तो फिर इश्यू प्राइस को ही हम क्या मान लेते हैं? मार्केट प्राइस। ये बात तुमको समझ में आती है? ठीक है सर। अगर क्या दिया है? मार्केट प्राइस दिया है एंड इश्यू प्राइस नहीं दिया है। वाओ, मजा आ गया हिंदी में। नहीं दिया तो क्या होगा फिर? इश्यू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू। क्या रट्टा मारा सर, मजा। मतलब सर अजीब सी बात है। अजीब सी बात क्या है? इश्यू प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, यस, एंड मार्केट प्राइस इज नॉट इज प्राइस, यस। मैथ्स के हिसाब से अजीब सा मैथ्स है। तो छोड़ो ना यार, और कंफ्यूजन क्रिएट होगा इसमें, तो ये ठीक है। ओके, अब सवाल है कि नेट प्रोसीड में क्या लेना है हमको? फेस वैल्यू। हम मान रहे हैं कि फेस वैल्यू में ही इश्यू हुआ होगा। तो बताओ यहाँ क्या लेना है हमको? अब लेना पड़ेगा 90, क्योंकि यार 2% क्या है? रोटेशन कॉस्ट, उसको भी हमको कंसीडर करना पड़ेगा। और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 10, और यहाँ 100 प्लस 98 डिवाइडेड बाय 2।
7.09। एक बार आपका जो क्वेश्चन है ना उसमें आंसर एक बार मिला लेना। हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक बार आंसर मिला लेते हैं ना। हमारे पास तो है क्वेश्चन नंबर 37। अच्छा, सभी का आ रहा है क्या? 7.27%। देख लो एक बार, ताकि फिर आगे गलती होगी ना तो उसको 7.27 ही है ना, तो फिर 0.073। ठीक। तो भाई के ई हो गया, के डी हो गया, अभी क्या बचा? केपी। केपी के विषय में एक बार देखते हैं। 100 रुपए प्रेफरेंस शेयर है, 3% क्या है? रोटेशन कॉस्ट। रिडीमेबल एट पार बोला है और कुछ नहीं बोला है इश्यू कितने में हो रहा, तो क्या मानेंगे? एट पार। रोटेशन कॉस्ट कट कर देंगे 3%। और मार्केट प्राइस जो दिया वो क्यों दिया होगा? मार्केट वैल्यू वेट निकालने के लिए। तो आप एक काम करो, केपी निकाल लीजिए आप। पीडी प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन 2। ठीक। तो फ्रेंड्स डिविडेंड 100 रुपए का 12%। 12। और यहां देखो 100 आ जाएगा आरवी और एनपी कितना जाएगा भाई? 97 डिवाइडेड बाय इसमें भी क्या आ जाएगा? 10। चल जाएगा 12.49। चलो अब टेबल बना लेते हैं, डब्ल्यूसीसी निकाल लेते हैं, खत्म, 10 नंबर मिल जाएगा। हमको क्या चाहिए? डब्ल्यूसीसी। यहाँ जाएगा सोर्सेस, यहाँ जाएगा अमाउंट, वेट, स्पेसिफिक कॉस्ट और वेट इनटू स्पेसिफिक कॉस्ट। हमारे पास 3 ही तो चीज है। इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, डिवेंचर डेट। नंबर ऑफ शेयर्स कोई बता सकता है कि इक्विटी का कितना है? 5 लाख ये है, 10 का 1 है, नंबर ऑफ शेयर्स निकल सकता है कितना? 50,000। तो यहाँ जाएगा 50,000, मल्टीप्लाई किससे करना है? मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस क्या है? इक्विटी का मार्केट प्राइस। इक्विटी का 25 कि 23? 25 है ना, जबरदस्ती दिमाग नहीं चलाएगी। हाँ सर, हम तो एक्स्ट्रा सोच सकते हैं, बिल्कुल 25। कितना? 12,50,000 हो गया ये। ठीक है, ऐसे ही किसका निकाल लें हम लोग? प्रेफरेंस शेयर 100 का 1 है ना, तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर 2,50,000 डिवाइडेड बाय 100, तो मतलब 2500 है ये। 2500 इंटू 108, 2500 इंटू 108 कितना गए? 2,70,000।
अगला देखते हैं डेट। डेट कितने का? 3 लाख और 100 का 1 है, मतलब ये हो गया 3000। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 110। कितना आ गया? 3 लाख। टोटल 18,50,000। टोटल आ गया 18,50,000। पॉइंट 676। 3 डिजिट चाहिए मुझे वेट। अच्छा 676 0.146 0.146 0.179 8 ले लेते हैं, ठीक है। के निकाला हमने। के 14.52%। ठीक है। 20 नहीं, केपी पहले लिखा है मैंने, है ना। 0.49 12.49 12.9 12 7.27 7.27। मुझे फाइनल आंसर बताना है ना। 12.9 WSC। ये क्वेश्चन भी बन जाता, कुछ विशेष था नहीं, बस फंसते कहाँ, वही मार्केट प्राइस और इश्यू प्राइस, बस। एलडीआर में पक्का डालना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 हम करने जा रहे हैं। आपके स्टडी मैट में ना, ये आपको पहला क्वेश्चन दिखाई देगा। TYK1 लिखा मतलब पहला क्वेश्चन दिखाई देगा। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा गामा लिमिटेड 5 लाख 1 रुपए का ऑर्डिनरी शेयर्स है। 1 रुपए का शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स मतलब इक्विटी शेयर्स, जो कि क्या है? एक्स डिविडेंड, मार्केट प्राइस 1.50 पर शेयर। पढ़ा के बताओ ये 1 क्या है भैया? ₹1 ऑर्डिनरी शेयर्स हुज करंट एक्स डिविडेंड मार्केट प्राइस 1.50 रुपया। क्या कहना चाहता है? 1 रुपये क्या चीज है? फेस वैल्यू। और 1.50 रुपया क्या है? मार्केट प्राइस, मतलब P0। कंपनी हैज जस्ट पेड डिविडेंड कितना रुपए? 27 पैसा। ये बहुत छोटा छोटा अमाउंट देता ना, मजा नहीं आता। 1 रुपया कोई शेयर की कीमत है यार, वो 27 पैसा। 27 पैसे को हम 0.27 लिख सकते हैं। ये D0 है कि D1? D0 है। ग्रोथ रेट भी दिया रहेगा। एंड डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू एट दिस लेवल फॉर सम टाइम्स। एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू 27 पैसा। अभी कितना? 27। 1 साल बाद 27 2 मतलब 27 पैसे ही है। D0 बोले तो 27 पैसे, D1 बोले तो 27 पैसे। बस इस बात से हमको समझ में आ रहा कि यही कंटिन्यू हो रहे हैं। और खास बात है, कंपनी में कोई डेट है क्या? तो WACC निकालना। पहले क्या निकाल ले? स्पेसिफिक कॉस्ट। स्पेसिफिक कॉस्ट में कौन आएगा? KE। फिर क्या निकालेंगे? WACC। तो वही आ जाएगा। हाँ, सीधी सी बात है यार, क्यों दिमाग चलाए। तो WACC मतलब KE। अगर कुछ नहीं है तो KE इज इक्वल टू KO। तो चलो काम करते, फिर तो कुछ भी नहीं। वाह सर, क्या क्वेश्चन दिया। KE इज इक्वल टू D1 D0। अच्छा, ग्रोथ वही तो है यार, है ना। इतना तो दिमाग चला लेंगे अब बेकार। चलो लिख ही देता हूँ ना, मजा आ रहा। D1 कितना? 27 पैसे।
अब बच्चे बहस कर रहे थे सर D0 दिया है आप D1 कैसे ले सकते हो, वो आपको मालूम है डिवाइडेड बाय D0 कितना, ग्रोथ है नहीं है तो बेकार की बात करेंगे नहीं, इंटू 100। 18%। ये क्या निकला आपका, यही नहीं WSCC, ठीक है खत्म। कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया है ना। ओके अब ऐसी चीज पढ़ने जा रहे हो जो सीए पढ़ा रहा है वही पढ़ा सकता है, ठीक। आजकल ICAI पता नहीं, इस अटेम्प्ट की मैं बात कर, इस अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, इससे पहले वाले अटेम्प्ट, ये जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है केडी निकालने का वो बड़े आसानी से कर रहे थे आप, I1 - टैक्स ऐसा कुछ कर रहे थे। लेकिन एक दूसरी अप्रोच आ गई जिसका नाम है YTM मेथड। जब मैं पढ़ा रहा था आपको तो मैं बार बार बोल रहा था कि एक मेथड है जो मुझको पढ़ाना है, वो अभी नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा एक बार फ्लो बने, अब पढ़ने जा रहे हैं। आज की क्लास जिसकी भी क्लास मिस हुई है वो इस क्लास को देखे बिना अगली क्लास में बैठने का कोई सेंस नहीं। आप करते हैं, देखो वो लेक्चर डल जाएगा उसका। हाँ मैं डाल दे रहा हूँ, हाँ देख लेंगे टाइम निकाल कर, क्योंकि आज की क्लास ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो लिखते हैं स्टार लगाकर, और इंपॉर्टेंट लिख देना क्योंकि ये मैं लिख के देता हूं कि बहुत सारी जगह पढ़ाया ही नहीं जाएगा, हालांकि यही आ रहा है आजकल। क्या है, आपको आदत हो गई I1 - टैक्स RV - N, खत्म कहानी। पर आजकल वो मेथड आता नहीं है, तो ये हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं। YTM मेथड, YTM का फुल फॉर्म होता है यील्ड टू मैच्योरिटी। yield to मैच्योरिटी। वैसे ये CA फाइनल में ढंग से पढ़ना है, पर यहां डाल दिया है पता नहीं क्यों, और क्वेश्चन में भर भर के दिया है। बिल्कुल बेस से उठाता हूं तो ज्यादा मजा आएगा, परफेक्ट हो जाओ, क्योंकि यहां तो पढ़ना है वहां भी पढ़ना है। सुनो, ये जो पढ़ाने जा रहा हूं ये कहां कहां काम है, इस चैप्टर में काम आएगा, और कैपिटल बजटिंग में जबरदस्त काम आएगा। और कैपिटल बजटिंग में उस चीज को YTM का मैं नाम चेंज कर दूंगा और नाम बोलूंगा IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। वहां में टाइम लगाता था, अब वो टाइम यहां लग जाएगा। ये समझ लो कैपिटल बजटिंग की 2 क्लास यही हो गई आपकी, वो यहां यूज होगा। इसके अलावा जब फाइनल में जाओगे तो क्या CA फाइनल में कैपिटल बजटिंग है, हाँ वहां भी काम आएगा। उसके अलावा CA फाइनल में ही YTM निकालने के लिए बहुत बड़ा चैप्टर है सिक्योरिटी वैल्यूएशन, वहां भी काम आएगा, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हमारे चैप्टर के लिए तो है ही। इसलिए मैं चाहता हूं कि बिल्कुल बेसिक से उठाएं, टेंशन नहीं खत्म। और बेसिक से उठाने का मतलब है कोई फॉर्मूला फेंकूंगा नहीं कि हाँ लिख लो इसको कर लेना, मैं एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ, कॉमन सेंस लगाएंगे काम करेंगे। एग्जाम्पल बिल्कुल आराम से काम कर रहा है, देखोगे एग्जाम्पल। इन्वेस्टमेंट, मैं सोच रहा हूं यार किसी बैंक में पैसे जमा करूं, और मैं सोच रहा हूं कि यार 1000 रुपए जमा करता हूं। और सर कितने परसेंट के हिसाब से, 12% पर एनम के हिसाब से। और मैं सोच रहा हूँ यार बैंक से ना पैसे नहीं निकालूंगा, बीच में इंटरेस्ट भी देना चाहेगा बैंक में, मुझे नहीं चाहिए। अगर इंटरेस्ट निकालना हो तो 1000 का 12% कितना होता है, 120। चाहो तो 120 रुपए बैंक से निकाल सकता हूँ, पर मुझे नहीं निकालना। मैंने कहा बैंक मुझे 4 साल के लिए पैसे जमा करना है, और 4 साल बाद एक साथ निकालूंगा।
तो मुझे चाहिए कैश इनफ्लो, पैसा मिलेगा कब मिलेगा? आफ्टर 4 years। बताओ कितना मिलेगा? बिल्कुल आम आदमी की तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 1000 रुपये आज जमा कर रहे हैं 12% पर एनम के हिसाब से, तो बताइए 4 साल बाद कितना मिलेगा? कैसे निकालते पता है ना? 1 लाख, सॉरी 1000, लाखों की आदत होगी ना। 1000 बच्चे ऐसे भी करते, 1000 प्लस 12% प्लस 12% प्लस 12%, ऐसा बच्चों वाला वैसा भी कर सकते हो, पर सिंपल तरीके से 1000 1.12 पावर क्या हो जाएगा 4। ऐसा किया हुआ है 15। आपने कैसे किया था? 120 120 120 120 से जोड़ दिया था क्या? अच्छा अच्छा, मतलब मैं ऐसा कर सकता था ना यार, ये किया है हमने शायद, फ्यूचर वैल्यू निकाल रहा है। 1573.52 लिख देता हूँ। अच्छा दूसरी लैंग्वेज में पूछूं, आज कितना पैसा जमा कर रहे हैं हम बैंक में? 1000। कब मैच्योरिटी, कब पैसा मिलेगा? 4 साल बाद। मैच्योरिटी बोलूं चलता है ना, मैच्योरिटी 4 साल बाद मैच्योर होगा पैसा, कितना मिलेगा? 15। तो उस हिसाब से हर साल का कितना परसेंट इसकी कमाई हो रही है? 12%। 12% को इंग्लिश में बोलते कमाई, मतलब यील्ड। यील्ड टू मैच्योरिटी, मैच्योरिटी तक हर साल आप कितना कमा रहे हो, दिस इज YTM। अब मैं क्या करने वाला हूं मालूम है? ये बॉन्ड खरीद रहा हूं, कितने का है? 1000। बीच में इसमें कुछ नहीं मिलेगा, जो मिलता है ना इंटरेस्ट, उसको अच्छी स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोलते कूपन। तो बीच में कुछ कूपन नहीं मिलेगा, और मैच्योरिटी कब होगी? सीधा लास्ट में। आज कितने का खरीद रहा हूं? 1000, और लास्ट में कितना मिलेगा मैं ये बता सकता हूं आपको, और लास्ट में कितना मिलने वाला? 1573। बीच में कोई कूपन मिल रहा है क्या? नहीं। तो इसका नाम मालूम है क्या? मतलब जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड। हालांकि वो फेस वैल्यू पे रिडीम्ड होता है, वो मैं बाद में कुछ समझाऊंगा। अभी इसका नाम मैंने बोला जीरो कूपन बॉन्ड। बोलो इसमें हर साल की कितने की कमाई हो रही है? 12%। वो परसेंट ही तो यील्ड है। अब ध्यान से समझना, मैं कंपनी, मैंने कहा ये बॉन्ड है, आपको दिया, आपने मुझे पैसा कितना दिया? 1000। बीच में मुझे कुछ देना है क्या? नहीं। और लास्ट में आपको मैं कितना दे दूंगा? 1573। मतलब मैंने आपसे लिया 1000, और 4 साल बाद मैं आपको दे रहा हूं 1573। इट मींस यार मेरा कॉस्ट तो है, और मालूम है आपकी कमाई कितने की है? 12। तो मेरा कॉस्ट कितना है? 12। इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डेट। ये तो है कॉस्ट ऑफ डेट, पर ये मेथड कौन सा है? YTM। YTM मेथड। तो बस वही कुछ करने जा रहा है। अब लिखोगे, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था, अब लिखोगे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2। बोलो इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हो यार आज बॉन्ड में? 1000। वही वाला एग्जाम्पल लेता हूँ ना, आप अच्छे से कर पाओ। 1000, और लास्ट में मिलेगा, जो मिलेगा उसको बोलते हैं कैश इनफ्लो, या उसको मैं रिडीमेबल वैल्यू बोलूं तो कोई दिक्कत नहीं है। रिडीमेबल वैल्यू कौन सी ईयर में मिलेगा आपको? 4th ईयर। और कितने हैं, कितना है? 1573.52। 1573.52। तो बोलो कमाई हो रही है आपकी कितने परसेंट की? 12। जो आपकी कमाई है वो मेरे लिए क्या है? कॉस्ट। तो मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ डेट कौन सी मेथड से? YTM से। या YTM भर भी लिख दोगे तो चल जाएगा। आंसर कितना आएगा? 12%। सवाल ये आएगा कैसे 12? 12% ही निकालना है हमको। आप भी जानते हो 12 आना चाहिए, मैं भी जानता हूँ 12 आएगा कैसे, बस सवाल।
1000 आ गया। 1 प्लस आर, यही तो किया, बस इसकी जगह मैंने आर लिख दिया। और पावर क्या है 4 और 1573.52। तो आर इज इक्वल टू 1573.52 डिवाइडेड बाय हो गया ऐसे नहीं, और अच्छे से करता हूँ, मजा आ रहा है। 1000, ठीक। ये पैसा कब जा रहा है? आज। 1573.52 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर पावर 4, ठीक है। हाँ जी, ध्यान से समझना बेटे, खेल खत्म होने वाला है। अब बारीकियां समझो कि ये है प्रेजेंट वैल्यू, आज का वैल्यू, और ये कब का वैल्यू है? फ्यूचर का वैल्यू नहीं है, ये भी आज का ही वैल्यू। अब बारीकियां समझो, इस रेट से मैंने डिस्काउंटिंग किया, इसको डिस्काउंटिंग बोलते हैं। किस रेट से डिस्काउंटिंग किया है कि ये भी तो प्रेजेंट वैल्यू आया, ये पैसा जा रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ये क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश। एक ऐसा रेट, वाईटीएम कुछ नहीं है, एक ऐसा रेट जिससे डिस्काउंटिंग करो तो ये दोनों इक्वल आना चाहिए। हाँ, आईआरआर याद आ रहा होगा, हाँ सर ऐसे ही कुछ कर रहे थे। खैर मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ, आप भी जानते हो। आंसर कितना आया था आपका? आर इज इक्वल टू 12%। 12% कैसे आया था पता है ना? 1573.52 डिवाइडेड बाय 1000, पावर क्या हो जाएगा? 1/4। फिर क्या किया होगा आपने? -1, और लास्ट में क्या कर दिया होगा? इंटू 100%। तो आंसर कितना आ गया आपका? 12%। ये पहले भी किया हुआ है, ये एक अल्टरनेटिव है। अब मेरे पास दूसरा अल्टरनेटिव भी है, लिखोगे अल्टरनेटिव 2। और ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अल्टरनेटिव 2 है उसको आईआरआर मेथड भी बोलते हैं। असल बात ये टॉपिक में आईआरआर पढ़ाते समय ना उस समय के लिए छुड़वा देता था कि ये वाले क्वेश्चन बंद, पर जब मैंने देखा ना आईसीएआई ने हद कर दिया अब तो फिर मैं सोचा यही निपटा दो। आईआरआर मेथड भी बोलते हैं, या इसका नाम है ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड। और एक सेंटेंस हमको समझ में आया, YTM इज अ रेट, यही है ना? रेट ही तो है, एट विच, जिस पर, YTM एक रेट है जिस पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना जा रहा है? 1000 इज इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। सिंपल सी बात है। इस रेट से फ्यूचर कैश फ्लो को डिस्काउंट करें कि किस रेट से इसको डिस्काउंट करूं कि आंसर क्या है? रेट ही तो पता है
किस रेट से इसको डिस्काउंट करूं कि आंसर मेरे इसके बराबर हो जाए। मतलब आंसर क्या है, प्रेजेंट वैल्यू, कि आंसर करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस समझ रहे हो ना, बॉन्ड का आज कितने का है ये, 1000 रुपए का। करंट मार्केट प्राइस आ जाए। तो टारगेट क्या है भाई, टारगेट बस इतना है कि हमको इसको इस रेट से डिस्काउंटिंग कर देना है कि आंसर डिस्काउंटिंग करने के बाद कितना आ जाए, 1000। इसको डिस्काउंट करो, ठीक है सर। तो पहले कौन से रेट से डिस्काउंटिंग करें कि आंसर 1000 आ जाए। अच्छा 12% से करके देखो कि आंसर 1000 आ जाएगा क्या। ठीक है, 12 तो 1573.52 डिवाइडेड बाय 1.12 4 बार इक्वल टू करोगे तो आंसर 1000 आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 12%। पर हमको कैसे मालूम कि 12% है, दिक्कत तो ये है, अभी तो हमको पता था सर, इसलिए जुगाड़ हो गया। पता नहीं रहेगा तो फिर कैसे करेंगे, ट्रायल एंड एरर। चलो पहले एक काम करते, 10% से डिस्काउंटिंग करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि 1000 आ जाए। चलो लेट एस, नहीं आएगा, भगवान नहीं सुनने वाला है, आप भी जानते। आंसर पता है ना यार, उसके बावजूद भी सर हम बेवकूफ वाला काम कर रहे हैं, अजीब सा लगता है पर करना पड़ेगा। तो पहला लेते हैं, लेट एज्यूम डिस्काउंटिंग रेट कितना परसेंट, 10%। चलो काम करें, अब 10% से डिस्काउंटिंग कर रहे हैं तो देखते हैं कितना आ रहा है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना था यार हमारा, 1.1573 1573.52 डिवाइडेड बाय 1.10 पावर क्या हो जाएगा, ओ 1000 आ जाएगा। ओहो नहीं आया यार, 107 पॉइंट नहीं 1074 74 दो चलो 74 चलेगा, 74। इसको भी ना मैं 1573 ले रहा हूँ, आप समझ रहे हो ना, ये डेसिमल में ना बहुत दिक्कत होगी, तो मैं इसको ले लिया 1573 डिवाइडेड बाय 1.10 पावर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, मैंने वो पॉइंट हटा दिया, तो इतना ही 1074। अच्छा कुछ और आ गया क्या, वन 1573 डिवाइड 1.10 1 2 3 4 1074 उतना ही तो है। मुझे आंसर क्या लाना है, 12% के हिसाब से, पर ये 1000 लाना है। अभी 10 लिया तो कितना आ रहा है 1074, उसमें तो बात नहीं बनी, तो अब दूसरा रेट लेना पड़ेगा। रेट 10% से ज्यादा लेना होगा कि कम लेना होगा, सवाल बस इतना सा। जब हमने 10% लिया तो वैल्यू ज्यादा दिख रही है, जबकि लाना मुझे कितना है, कम लाना 1000, तो रेट क्या लेना पड़ेगा, अपन जितना ज्यादा डिवाइड करेंगे उतना कम आएगा, तो रेट तो ज्यादा लेना पड़ेगा। अच्छा अच्छा सर 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 बहुत अच्छी बात बोले, इसको मैं हिंदी में लिख लूंगी, जितना रेट ज्यादा लेंगे वैल्यू कम आएगी। ठीक है, ये बात तुमको समझ में आ गई, जितना रेट ज्यादा लोगे वैल्यू कम आएगी। आप लोगों की क्लास कितने बजे है, हम लोग की 130। 1:30, आपकी क्लास 12 बजे से, अच्छा यहाँ की बात, ठीक 1:30। हाँ हाँ एक बार ले लो बाहर चले, तो 10 से ज्यादा लेना पड़ेगा। अब दूसरा रेट लेते हैं, कितना रेट ले, 13 ले लेते हैं। क्या लाना है हमको 1000, तो रेट कौन सा ले, ये सोचना पड़ेगा, और इतना सोचने का हमारे पास एग्जाम में टाइम नहीं रहेगा, तो हम ना 5-5 का गैप रखते हैं।
10 में बात नहीं बनी तो 15, शायद 15 में 1000 आ जाएगा। चलो कोशिश कर तो दे। यहाँ पे हम लोग को यही करना है। हाँ हाँ हाँ, मैं देखा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ऐसा करवा रहा हूँ। 15 देखते आ जाएगा, शायद 1000 आ जाएगा। देखते तो शायद आ जाए 1000। सर शायद क्या हम लिख के दे सकते कि नहीं आने वाला? आगे नहीं करना पड़ेगा। चलो पीवीसीएफ निकालते हैं। 1573 डिवाइडेड बाय 1.15 पावर 4। 890 उसको 900 ले लेता हूँ, टेंशन नहीं। 900 थोड़ा सा इधर उधर आएगा, चल जाएगा। अरे यार मुझे तो 1000 लाना है। रेट 10 लेता हूँ तो वैल्यू ज्यादा आ जाती है, 15 लेता हूँ तो वैल्यू कम आ जाती है, पर मुझे तो इन दोनों के बीच का आना चाहिए जी 1000। तो अब क्या करें? इनके बीच का तो है 100% के बीच का, इनके बीच का तो हर बार ऐसे थोड़ी ना करूंगा। तो एक मैथ्स में बोलते इंटरपोलेशन। लिखो 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 लिखो। अब इतना तो पता लग गया कि भाई 10 और 15 के बीच में फॉर्मूला है, फॉर्मूला है। मैं फॉर्मूला यूज नहीं करवा रहा हूँ। मैं तो वहां आप अकाउंट में फॉर्मूला यूज कीजिए, बिल्कुल हायर वैल्यू अपर वैल्यू एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान से, मैं कॉन्सेप्ट फॉर्मूला में याद नहीं करवा रहा हूँ, मुझे नहीं याद करना। अब मैं जो नाम ले रहा हूं इसको बोलते इंटरपोलेशन। ठीक है, अब समझ लो अच्छे से। जब मैंने कितना परसेंट लिया था? 10। पहले तो 10 लिया था ना यार, 10 लिया था तो वैल्यू कितना आ गया था? 1074। 10 लिया था तो 1074 आ गया। पर रेट जैसे ही मैंने बढ़ाया, कितना परसेंट लिया? 15, तो आंसर कितना आ गया? 900। इसका मतलब यार अगर मैं रेट कितने परसेंट से बढ़ाता हूं? 5% से, तो क्या वैल्यू कम होती है? हाँ कितना? 174। 5% चेंज होने पे वैल्यू 174 होती है। पर यार मुझे इतना थोड़ी डाउन करवाना, मुझे तो 1000 तक पहुंचना है। तो मुझे जो चेंज चाहिए, डाउन चाहिए, वो कितने रुपए का चाहिए? सिर्फ 74। समझ गए ना? 10 तो लगना ही लगना है। 174 रुपया चेंज होता है कितने पे? 5 पे। तो 74 के लिए कितना परसेंट? यूनिटरी मेथड है अगर देखा जाए तो। अगर बिल्कुल फॉर्मूले पे नहीं जाओ ना तो भी कर लोगे आप, थोड़ा सा मैथ्स इन्वॉल्व है पर कर लोगे। 174 रुपए। आप सोच रहे इधर क्या हुआ सर? ठीक है, आगे समझ। 174 रुपया अंतर आता है 5% पे। तो 74 के लिए कितना परसेंट हो सकता है? यूनिटरी मेथड से हो सकता है 2.12 आ रहे हैं। 2.12 और 10 तो है, तो 12.12 चलेगा, चलेगा। हालांकि एक्यूरेट आंसर कितना है? 12%। अच्छा इसको सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व मैं ऐसे कर रहा हूं भैया, 10 तो लगेगा लगेगा। ओके, यहाँ से क्या ये परसेंटेज है? हाँ, तो ऊपर तो पूरा परसेंटेज लेना पड़ेगा। तो यहाँ 5 ले लिया, और 5 के बराबर कितना है? वो है यूनिटरी मेथड है आपका। 5 के 10 यहाँ ये परसेंटेज है तो मैंने यहाँ 5 ले लिया। 5 के बराबर है 174। तो मुझे क्या चाहिए? 74 के लिए कितना? आंसर निकल जाएगा। और आंसर कितना आ गया? 12.12%। कितना वेरिएशन आएगा? वो हमने डेसिमल भी हाँ पर ठीक है, ये अलाउ है। 0.25% तक वेरिएशन अलाउ। सर अगर मान लो हम यहाँ 11% लेते तो, है ना यार, आप ही ने मुझे, तो फिर ये आंसर 1000 से ज्यादा ही आता। मान लो 1011 आता। अब कुछ हो सकता था कि 10 पे ही आया। क्या इन दोनों के बीच में है 1000? आराम से सोच लो, आराम से, बहुत काम की चीज है।
जब मैंने 10% लिया 1074 आया, फिर बढ़ाया 1% बढ़ाया, यहाँ 10 की जगह कितना लिया 11, तो भी कितना आ गया 1011। तो क्या 1000 इन दोनों के बीच में है? अच्छा नहीं नहीं है, नहीं है, फिर तो काम हो ही नहीं सकता था। बस मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर रेट में 11 ले लेता ना तो मेरा काम नहीं बनता। मेरा काम तभी बन सकता है जब 1000 के ऊपर हो और 1000 के नीचे हो, तभी काम बन सकता है। इसलिए मैंने रेट थोड़ा सा ज्यादा लिया। सर तो 20 ले लेते, जब ज्यादा लेना तो खूब ज्यादा लो, तो आंसर फिर इसमें और ज्यादा चेंज आता है, फिर डेविएशन ज्यादा होता। कोशिश क्या करना है, कोशिश पहला रेट और दूसरा रेट जितना कम हो गैप उतना ज्यादा अच्छा है। और पर इतना भी गैप कम मत कर देना कि फिर दूसरा रेट लेना पड़ेगा। हे भगवान, तो बड़ा दिक्कत वाली बात है। इसलिए ना हमें रूल्स 5% का गैप लेंगे। सर अगर 5 में भी नहीं आता तो अगला 20 पे कर काम करते हैं। ओके सर। अच्छा, 2 तरीके समझाया मैंने। एक ये सर ये है क्या, ये कुछ नहीं, वो RF प्लस RM माइनस RF ही है, वो आपको समझ में नहीं आएगा, अभी फाइनल में नहीं होना। अभी ये समझ में आ गया, झेल लिया सर, हम कर लेंगे ऐसा। पर हमारे पास 2 तरीके हैं। इसमें 12 मजा आ गया था 12 निकालने में 1 मिनट में, और इसमें 12 निकालने में हालत खराब हो चुकी है, 12 भी नहीं आया। कौन सा मेथड अच्छा है? वो वाला। एग्जाम में कौन सा करोगे? ये वाला। ठीक है, एग्जाम में ये वाला ही करना पड़ेगा, मजबूर है। ये सब लिख के करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला भी है, पर फॉर्मूले में फॉर्मूला एक जगह फिट होगा तो दूसरी जगह नहीं होगा, तो फिर परेशान हो जाओगे। कॉमन सेंस लगा के हो रहा है, दैट्स इट। फॉर्मूले में कुछ नहीं है। फॉर्मूले में देखो उसने क्या किया, ऐसा लिखा, फॉर्मूला की मैं बात कर रहा हूं। पहले लिखा लोअर रेट, लोअर रेट दिख रहा है आपको, ये लोअर रेट प्लस, फिर ये कैसे आया, हायर रेट माइनस लोअर रेट, फिर लिखा नीचे ये इन दोनों का हायर अमाउंट माइनस लोअर अमाउंट, फिर ये 74 कैसे आया, हायर अमाउंट जो करंट मार्केट प्राइस। अब बच्चे याद कर लेते तो फिर भगवान भी मालिक है, मुझसे नहीं होता तो ये आपको समझ में आता। सर फॉर्मूले पे लिखना जरूरी है कि बिल्कुल जरूरी नहीं है? नहीं 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 लिखना। अभी फॉर्मूले का कोई नंबर नहीं है। मैं तो आपको कई जगह बोला कि कई चीजों का फॉर्मूला KP = 15% में लिखोगे तो भी चलेगा, PD डिवाइडेड बाय NP लिख करने की जरूरत। ठीक है, ओके ठीक है सर, समझ में आ गया। एक ZCB का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां हमारे पास आंसर नहीं है ना, यहां हमारे पास 12% नहीं है, अब सोच समझ के करना पड़ेगा। हाँ YTM बोले IDB कोई बैंक है, इश्यू क्या कर रहे हैं 0% डीप डिस्काउंट बॉन्ड। डीप डिस्काउंट मेरा बॉन्ड कहाँ गया यार, यहाँ रखा था ना, ये ठीक ये डीप डिस्काउंट बॉन्ड, इसके बिना पढ़ाई नहीं हो सकती ना यार, ये बॉन्ड। हम IDB से पूछे भैया कितना है इसका फेस, बोले 1 लाख। मैंने कहा कितने साल में पैसा वापस मिलेगा, उन्होंने कहा 25 साल में। मैंने कहा जान ले लिए। आज इसमें एक बॉन्ड कितने का है 1 लाख। मैंने कहा देना कितना, बोले 1 लाख नहीं देना है, मैं 25 साल बाद 1 लाख रुपए वापस करूंगा। कभी भी 0 कूपन बॉन्ड फेस वैल्यू पर रिडीम्ड होता है। आज कितना पैसा देना है, बोले आज बहुत कम, बहुत सारा डिस्काउंट है, डीप डिस्काउंट। और बोले आपको सिर्फ आज कितना देना है 2500 रुपए। पैसा कितना देना 2500। डीप डिस्काउंट बॉन्ड या 0 कूपन बॉन्ड एक ही बात है। कभी भी इश्यू होता है डिस्काउंट पर और रिडीम्ड होता है फेस वैल्यू। तो भी लिख लेना है, टैक्स है नहीं है तो यहां लिख लेता हूं ZCB, नाम से ही लग रहा है ZCB। हमेशा इश्यू किस पे होता है, इश्यूड एट डीप डिस्काउंट, बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे, एंड रिडीम्ड या रिडीमेबल
एट पार। एक चीज तो ये हमको समझ में आई, और दूसरी चीज पे कोई कूपन होगा कि नहीं? नहीं, नो कूपन। कूपन मतलब समझ गए ना, इंटरेस्ट। इसलिए इसका नाम है जीरो कूपन बॉन्ड, ZCB, जीरो कूपन बॉन्ड। चलिए स्टार्ट करें। इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से करते हैं, ठीक है, फॉर्मूले से भी करते हैं तो हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अल्टरनेटिव 1 ICAI ने इस क्वेश्चन में दोनों तरीके से कर रखा है, हालांकि हम एक ही मेथड लगाएंगे। अल्टरनेटिव 1, इसमें तो आप एक्सपर्ट हो और ये आपसे बहुत स्पीड से होना है। बोलो आज कितना पैसा लगा रहे हो भाई? 2500। 1 + R, कितने साल तक? 25। लास्ट में कितना चाहिए मुझको? 1 लाख। तो R = 1 लाख डिवाइडेड बाय 2500। पावर क्या हो जाएगा? 1/25 -1 और इंटू 0.3। ज्यादा खूब कमाई हो रही। एक बार आंसर चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है वो? हाँ 15.89 लिखा। ठीक है, 15.89। हाँ 15.9। ये क्या निकला आपका? आर को प्यार से क्या बोलेंगे? केडी। कंपनी के एंगल से सोचना पड़ेगा ना यार, केडी। हे भगवान, ये एक नया केडी निकालने का फॉर्मूला है। 15.9 नहीं आया आपका आंसर? आएगा आएगा। डर्टी पावर, डर्टी पावर। LIC वगैरह में भी होता है ना यार, लमसम अभी दो 2500 भैया। कोई बोलता है ना यार, एक काम करो अभी 2500 रुपया जमा करो, 25 साल तक भूल जाओ और 25 साल बाद 1 लाख रुपए लेना, और आपसे बोलेगा कितने % की कमाई है? 15.9। और भी बोलते हैं LIC वाले कि देखो ऐसा है कि हर 15 साल तक ये सब काम आएगा। हर साल आपको 50,000 50,000 50,000 पटाना है 10 साल तक, और फिर हम आपको एक साथ इतना देंगे और रिटर्न बताओ। वही चीज तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं और कुछ है नहीं। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड कुछ नहीं, LIC है। वही तो मैं पढ़ रहा हूँ कि इतना इतना इतना। अभी हम बॉन्ड्स में जनरली क्या होता है, हर साल, अब मैं दूसरे एंगल से भी बोल सकता हूँ, रिटर्न निकाल सकते हो कि देखो, अब ध्यान से समझना भैया, ये बॉन्ड जो है ये 970 है, 970 का, तो 970 रुपया आज देना है। और फिर मैं आपसे बोलूंगा हर साल 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए, कितने साल तक मिलेगा? 4 साल तक। और लास्ट में आपको कितना मिल जाएगा एक साथ? 1100 रुपए। हर साल कूपन कितना मिल रहा है? 100 100 100 100, लास्ट में 1100। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भैया आज देना आपको 970 और हर साल आपको 100 100 100 100 मिलेगा और लास्ट में 1100 मिलेगा। क्या आप अपनी रिटर्न कमाई निकाल सकते हो? हाँ, वही तो मैं सिखाऊंगा। जो आपकी कमाई वो मेरे लिए क्या है? कॉस्ट। मैं दूसरे एंगल से बोल रहा हूँ, आप मुझे आज कितना रुपए दे रहे हो? 9710, बदले में बॉन्ड ले लिया आपने, और मुझे इसके बदले में हर साल आपको कितना देना पड़ेगा? 100 100 100 100 और 1100। बताओ मुझे कितना कॉस्ट पड़ा? इस कॉस्ट ऑफ डेट। ओके, इसको दूसरे मेथड से निकालो जल्दी से। अल्टरनेटिव 2। ऐसे 10-50। हाँ, पहले 10 से करे क्या? यहाँ तो पता है, अब यहाँ पता है तो 15 और 20 के बीच में जाएगा। चलो 15-20 में खत्म करते हैं, अगला जो करेंगे ना जिसमें पता नहीं रहेगा उसमें सोचेंगे। तो चलो 15 और 20 में निपटाते हैं।
15%। R इज इक्वल टू 15%। तो 1 लाख को डिस्काउंटिंग करना है, पीवीसीआई निकाल रहे हैं। 1 लाख डिवाइडेड बाय कितना, 1.15, पावर क्या हो जाएगा 25। चलो 82 लाख सॉरी 82,297 और कम आएगा। और कमाए। 1 लाख 25 बार करना, 1.15, 25 बार किए थे क्या? हाँ 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 3038 3037 3038। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग चलाना, थोड़ा सा यार। टोटल वैल्यू कितना लाना हमको, 2500। 3038 लगभग 15% पे तो आ ही चुका है। चाहो तो 20 लो, चाहो तो थोड़ा कम लोगे तो ज्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा। पर इतना सा दिमाग हमारा चलेगा ना, हम 20 से निपटाते, 20 ले लेते। से कर रहे हैं, हाँ 2500 से कम आना चाहिए। रेट बढ़ाओगे तो कम आएगा। वन 1.20 ना, कितना 1048। इंटरपोलेशन में करेंगे 15% पे वैल्यू आ रही है 3038, और जैसे ही हमने रेट बढ़ाया तो वैल्यू आ गई 1048, और हमें कितना चाहिए 2500। जैसे ही हम ये 5% से बढ़ाते हैं तो वैल्यू डाउन हो जाता है। 3038 माइनस 1048, 1990। 3038 माइनस 2500, और हमें चाहिए, हमें डाउन शिफ्ट कितना कराना है 538। तो 15 तो लगेगा प्लस 5 पे चेंज होता है 1990। अमाउंट ही तो 538। तो 5 डिवाइड 1990 इंटू 538 प्लस 15, 16.35। कैसे हो गए, बहुत ज्यादा अंतर आ गया। वो अंतर आया सिर्फ ईयर ज्यादा है और रेट गैप ज्यादा है, इस वजह से। आईसीएआई ने गैप उतना नहीं लिया होगा, देखो कितना, तो 15 और 16 15 और 16 उसको पता था ना, इसी कारण कभी ऐसा नहीं आएगा, अब टेंशन मत लो। जो रेट, खास बात समझना, एग्जाम में निकाल के देख ये क्या आ रहा है। देखो मैं आपको बताऊं ना एग्जाम में क्या होगा। एग्जाम वाले जो है ना, सीए वाले, वो बड़े स्मार्ट होते, बोलते यार हम बच्चों से ज्यादा मेहनत नहीं करवाते, वो आपको 2 रेट का फैक्टर यहाँ दे देंगे, 10%, 15%, बात ही खत्म हो गई। एक 10 ले लेना, एक 15 ले लेना, उसी के बीच में आएगा। और क्या अब हर कोई अलग अलग लेगा? नहीं, जब दिया रहेगा तो आपको ये लेना पड़ेगा। एक 10% दे देगा, एक 15% दे देगा, तो बस फिर तो बात ही खत्म हो गई ना यार। फिर हमको कुछ सोचना ही नहीं, मैं भी 10 और 15 लूंगा, आप भी 10 और 15 दिया तो हमको वही लेना पड़ेगा, फिर तो सबका आंसर वही आएगा। ठीक है, तो क्योंकि पेपर चेक करने में आसानी होती है, तो फिर वो खुद कैलकुलेटर थोड़ी नहीं लेकर बैठेगा यार, क्योंकि आप 18 लोगे, मैं 20 लूंगा, कोई 19 लेगा, आंसर थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा। तो फिर क्या है, वो आपको ना अक्सर 99% आपको रेट्स क्वेश्चन के साथ में ही दे देता है।
तो बात ही खत्म हो जाएगी फिर। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस होगी। ये अभी मैंने सिर्फ किसका बताया, ZCB का। अभी मुझे प्रेफरेंशियल्स में भी समझाना है, इक्विटी में भी समझाना है, YTM मेथड, और अभी बॉन्ड्स में भी समझाया। इस बॉन्ड्स में क्या हो रहा था, पैसा कब लग रहा था, आज पैसा मिल रहा था कुछ साल बाद, बीच में कूपन मिल रहा था क्या, नहीं। पर यार ZCB के अलावा भी तो बहुत सारे बॉन्ड्स हैं जिसमें बीच में कूपन मिलता है, उसको YTM मेथड से कैसे सॉल्व किया जाए, वो कल सीखना है हमको। ठीक है, तो आज के लिए सफिशिएंट है। मुश्किल टॉपिक किया तो आराम से, बाकी कल ये टॉपिक खत्म कर देंगे तो फिर तो हम तैयार हो जाएंगे।